हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 27। इससे पहले इस कहानी के 26 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर को पता चल चुका है कि राका ने ही अवनी को किडनैप कराया था और मोना ने अपनी दोस्तों से मिलकर अवनी से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया था। इधर वो अमन और विक्की से बोलता है कि वो किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रहा है। तभी अवनी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है तो वो उसे समझाता है कि वो जल्दी आ जाएगी, वो अपना ख्याल रखे। अब देखते हैं आगे। 1 घंटे बाद एक घना जंगल जहाँ जमीन के नीचे एक जगह थी, वो किसी अंधेरे कमरे की तरह नजर आ रही थी। तो उस रूम में लगातार किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शायद उनको टॉर्चर किया जा रहा हो। वो करीबन 3 आदमी थे जिनके हाथ पैर बांधे गए थे और उन्हें लगातार शॉक दिए जा रहे थे। तभी दर्द से उनका हाल बुरा हो गया था। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और जहां से एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसकी आंखें काफ़ी डरावनी थीं। इसके पीछे और 2 आदमी खड़े हुए थे। यह रणवीर था जो यहाँ पर आया था और उसके साथ अमन और विक्की भी थे। जिन आदमियों को पकड़ के रखा गया था वो वही थे जिन्होंने अवनी को किडनैप कराने में अपना हाथ दिया था, और 2 आदमी वही थे जिन्होंने अवनी को किडनैप किया था, और तीसरा आदमी था होटल का मैनेजर जिसने इन सब चीज़ों में उसकी मदद की थी। रणवीर की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। वो उस मैनेजर की गर्दन पकड़कर बोला, तुझे पता भी है ना कि तूने क्या किया है? तूने उन लोगों की हेल्प की है जो उसे पकड़ने आए थे और जो मेरी जान है, रणवीर की जान, शायद तुझे और तेरे बॉस को पता नहीं है। और रणवीर राय कौन है? तभी अमन रणवीर के पास आकर उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रणवीर जल्दी से ही दूसरी जगह पर आ गया और जाते जाते रणवीर विक्की से बोला, इन्हें तब तक तड़पाओ जब तक मर नहीं जाते हैं, और मरने से पहले इनके मुंह से सारी सच्चाई बाहर निकलवा लेना। रणवीर वहां से चला गया और उसके जाते ही वो तीनों आदमी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, मगर उन्हें कहाँ पता था कि वो अब मौत के मुंह में आ चुके हैं। विक्की ने उनकी एक नहीं सुनी और वहां खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, जिसे समझ वो उन आदमियों को और टॉर्चर करने लगे। दूसरी तरफ रणवीर और अमन एक जगह रुके। तभी रणवीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, बताओ कहाँ है वो इस वक्त? अमन ने रणवीर को जवाब दिया, बॉस वो अभी गोवा में ही है और हमारे आदमी उन पर नजर रखे हुए हैं। तभी अमन की ये बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वो बोला, अमन गाड़ी निकालो और ब्लैक कमांडो को भी खबर करो, किसी की लंका में आग लगाने जाना है। तभी रणवीर की ये बात सुनकर अमन वहां से जाने लगा और विला में इस वक्त रणवीर के बिना अवनी का भी मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे बाहर जाना था पर ईरा और एली उसे रोक कर रखे थी और थक ही हार कर अवनी सोफे पर बैठ गई और वो अपना मुंह फुला लेती है। तभी उसे देखकर ईरा और एली ने काफी कोशिश की पर वो मानी नहीं। थक हार के एली ने रणवीर को कॉल कर दिया। तभी यहाँ रणवीर कहीं जा रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एली की कॉल आई तो रणवीर ने बिना देर किए जल्दी से कॉल को पिक किया और एली जो थोड़ा डरते हुए बोलती है कि बॉस बॉस वो मैम को बाहर जाना है तो हमने उन्हें रोका है, फिर भी वो जिद पकड़े बैठी हैं। हमें समझ में नहीं आया तो मैंने आपको कॉल कर दिया। तो एली की बात सुनकर रणवीर बोलता है कि अवनी को फ़ोन दो। तो रणवीर की बात सुनकर एली ने जल्दी से अपना फ़ोन अवनी को देते हुए कहा कि मैम बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, ये लीजिए आप प्लीज़ बात कर लीजिए। तभी अवनी ने एक नज़र फ़ोन को घूरा और फिर फ़ोन को घूरते हुए अवनी ने गुस्से से वो फ़ोन ले लिया और सुनने लगी। तभी रणवीर ने जल्दी ही बोला, जान क्या हुआ है आपको, आप ऐसे जिद करके क्यों बैठी हो? रणवीर की आवाज़ सुनकर अवनी थोड़ा उदासी भरे टोन में बोलती है कि आप कहाँ पर हैं? हमें अभी के अभी बाहर जाना है, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। हमने इन दोनों को कहा है पर ये हमें नहीं लेकर जा रही हैं और ना ही हमें जाने दे रही हैं। एक तो आपने हमें बताया भी नहीं कि आप बाहर जा रहे हैं और हम कब जाएंगे बाहर, और तो और हमें शॉपिंग पर भी नहीं लेकर गए। हमारे पास शादी के लिए कोई कपड़े भी नहीं हैं, हम क्या करें आप ही बताइए। तभी रणवीर उस लड़की की आवाज़ सुन कर रहा था जो शादी को लेकर परेशान थी। तभी उसे शॉपिंग भी करनी थी और बाहर घूमने भी जाना था।
रणवीर ने जब अवनी की प्यारी सी शिकायतें सुनकर वो खुद ही में मुस्कुराता है और बोला कि जान, आप परेशान होना बंद कर दो, हम 2 घंटे में ही वापस आ जाएंगे और फिर आपकी जो भी शिकायतें होना आप हमें अच्छे से बता देना, मगर अभी के लिए हमें थोड़ा सा काम है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, अभी हमें बाहर जाना होगा प्लीज़। तभी रणवीर की इतनी स्वीट और कूल बातें सुनकर अवनी का दिल भी खुशी से भर गया और वो झट से मुंह बनाते हुए बोलती है कि ओके, पर अगर आप 2 घंटे में वापस नहीं आए ना, तो आप भूल जाइए कि हम आपसे शादी करेंगे, समझे? और जब आप वापस आएंगे तब आप आइसक्रीम खाने के लिए हमें लेकर आएंगे, समझे? इतना बोलकर अवनी ने रणवीर की बात भी नहीं सुनी और जल्दी से फोन को काट कर दिया। तो अवनी की ये बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने एक नज़र फोन को देखा और अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर बोला, ओफ, ये गुस्सा जान, अगर आप ऐसे ही रही ना तो आप तो हमें पागल ही बनाती रहेंगी। पता नहीं हमारा पागलपन कहाँ जाकर रुकेगा, इसका नतीजा कहीं आपको ना चुकाना पड़ जाए जान। रणवीर खुद से ही बोल रहा था कि तभी अमन उसके पीछे आकर बोला, बॉस सब रेडी है। और जिसकी आवाज़ सुनकर रणवीर के चेहरे पर जो खुशी के भाव थे वो अचानक ही सीरियस हो गए और उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया और वो अमन की बात सुनकर आगे बढ़ा तो अमन भी उसके पीछे पीछे चल दिया। विला में अवनी की बात जब ईरा और एली ने सुनी तो वो देखती ही रहीं और उनका ऐसा खुला मुंह देखकर अवनी एक हिचकिचाहट लेकर बोली, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अवनी की बात सुनकर ईरा और एली अवनी के आगे बगल आकर बैठ जाती हैं और फिर उसका एक हाथ पकड़ लेती हैं और एक टक अवनी को देखने लगती हैं। तभी अवनी ने जब उनकी ये हरकत देखी तो वो हैरान रह गई और उसी हैरानी में बोली, बताओ भी क्या हुआ है तुम्हें? मुझे इस तरह से क्यों पकड़ कर क्यों देख रही हो? अवनी की बात सुनकर ईरा बोलती है कि अभी मैम, क्या आपको बॉस से डर नहीं लगता? तो एली भी बोलती है, हाँ अभी मैम, आप इस तरह से बात कर रही थी, आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बॉस से इस टोन में बात करने की। अवनी एली और ईरा की बातें सुनकर आंखें छोटी करके बोलती है, क्या तुम दोनों सच बोल रही हो? क्या कभी भी किसी ने रणवीर से इस तरह से बात नहीं की? ईरा अवनी को बताते हुए बोलती है, हाँ अभी मैम, किसी ने भी, सिर्फ आप हैं जो उनसे इस तरह से बात करती हैं। ईरा की बात खत्म होने के बाद अवनी कुछ सोचने लगी और उसे सोचता देख एली अवनी की टांग खींचते हुए बोली, अभी मैम, बात क्या, बॉस ने तो आज तक किसी को किस भी नहीं किया है। एली की बात सुनकर अवनी के भाव एकदम से बदल गए और वो बेड से उठी और हकलाते हुए बोली, तुम दोनों कैसी को पता, और तुम दोनों क्या बात कर रही हो? मुझे किस? अवनी के गाल लाल हो गए और हीरा और एली उसे देखकर मुस्कुरा कर देखने लगी और थोड़ी गिल्टी फीलिंग में अवनी को देखने लगती हैं। तभी हीरा अवनी से माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी मैम, वो क्या है ना, हम कभी भी बहुत ज़्यादा गॉसिप नहीं करते थे, पर जब से आप बॉस की लाइफ में आई है ना, तब से हम सब ने गॉसिप स्टार्ट कर दी है और उसी के चलते हमें अमन ने सुबह का इंसिडेंट भी बताया था। ईरा की बात सुनकर अभी शौक रह गई, तभी उसकी आंखें बड़ी हो गईं और शर्म से उसका चेहरा भी लाल हो गया। उसके मुंह से अचानक ही निकला, क्या 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 कहा तुमने? उसने तुम सबको बता दिया? सबका चेहरा देख उन दोनों भी बेड से उठ जाती हैं और समझते हुए बोलती है, एली डोंट वरी मैम, उसने कुछ नहीं देखा, बस उसे पता था कि वहाँ बॉस आपको किस कर रहे थे। इतना बोलने के बाद उसका चेहरा अजीब सा हो गया और अवनी की तो हालत देख ईरा ने अवनी को संभालते हुए कहा, मैम आप चिंता मत करिए, वो ऐसा इंसान नहीं है जो सबको बताता फिरे। वो तो बस बॉस ने इतना डरता है ना कि उसे लगा कि बॉस कहीं उसे जान से ना मार दें, क्योंकि अनजाने में ही शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो तो ये बोल रहा था कि कभी आपके सामने भी नहीं आएगा ताकि आपको ऑकवर्ड फील ना हो। तभी ईरा की बात सुनकर अवनी उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, क्या तुम सच बोल रही हो? पर ये सच है तो उन्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो मैं थोड़ा सा डर गई थी ना, इसीलिए बोला, पर अगर अमन भैया को रणवीर से डर है ना, तो मैं रणवीर से बात करूंगी। अवनी की नादानी भरी बात सुनकर ईरा और एली अवनी को कस कर गले लगाकर बोलती हैं कि आप बहुत ही अच्छी हो मैम और बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी। आप परेशान मत होइए, बॉस अमन को छोटे भाई की तरह मानते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करेंगे। ईरा और एली
की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा रिलैक्स हुई। तभी थोड़ी देर इसी तरह से रहने के बाद अवनी बोलती है कि मुझे तुम दोनों को हेल्प चाहिए। अवनी की बात सुनकर दोनों ने ही खुशी से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, यस मैम, आपको कैसी हेल्प चाहिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तभी इधर दूसरी तरफ गोवा का एक बीच जहां पर काफी सारे आदमी हाथों में गन लिए खड़े हुए थे, तो वहीं पर एक शिप भी थी जहां पर कुछ आदमी लड़की के बॉक्सेस भरे हुए थे, तो कोई उनके शिप में ले जा रहा था। तो उसी शिप के टॉप पर एक पैर रेलिंग पर रखे हाथों में सिगरेट जला रहा था एक इंसान। उस आदमी ने एक ब्लैक सूट पहन रखा था, उसके गले में एक सोने की चेन थी, हाथों में एक सिल्वर कलर का कड़ा था जो धूप में चमक रहा था। उसने सिगरेट का एक कस लेते हुए बोला, जल्दी से जल्दी काम करो, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए और सारा माल सही सलामत शिमला पहुंच जाना चाहिए। जितना पैसा लगेगा लगाओ, किसी को भी टपकाना है तो टपकाओ, पर अगर इसने कोई भी गड़बड़ हुई ना तो तुम लोग अपनी जान से जाओगे। उसकी बात सुनकर उसके पीछे पड़ा आदमी बोलता है कि राका बॉस, आप चिंता मत करो, कोई गड़बड़ नहीं होगी और जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जल्द ही सारा माल शिमला में ही होगा। और सबकी नज़रों से चुप कर, पर राका बॉस, बड़े बॉस कह रहे थे कि सामने खड़ा राका। तभी उसकी अधूरी ही बात सुनकर बोलता है, क्या हुआ मली, क्या कहा भाई ने। मली जो थोड़ा डरा हुआ था वो बोला कि राका बॉस, बड़े बॉस कह रहे थे कि आपको इस मामले में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी सारे पुलिस वाले अलर्ट हैं, तो यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा इंडियन के इंटेलिजेंट की टीम भी कब से हमें रोकने के लिए आ सकती है। तभी वैसे भी उन्हें शक हो गया है कि आप पर, और ऊपर से आपने मनाली वाला काम जो करके परेशानी में डाल दिया है। तभी वो लड़की जिस पे आप शादी करना चाहते थे उसके बाप ने अपनी बेटी की कंप्लेंट भी कर रखी है। आपको भी अभी इसमें घसीटा जा सकता है, पर आपने इससे निकलने के लिए बड़े बॉस को भी मदद नहीं ली, और हमारे आदमी जो उसे लाने गए थे ना वो भी अभी तक वापस नहीं आए हैं। ऊपर से आप अभी इस डील को भी कर रहे हो। राका गुस्से में अपनी सिगरेट को जमीन पर गिराकर उसे मसलते हुए बोलता है, दांत पीस कर, भाई को लगता क्या है कि मैं कोई बच्चा हूँ। आज तक उन्होंने सारी दुनिया से मुझे छुपा कर रखा है और ऊपर से सारे बिजनेस को भी खुद ही संभालते हैं। मुझे कुछ करने ही नहीं दिया जाता है। जब खुद के दम पर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे क्यों रोक रहे हैं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है कि मुझे इस तरह से रोक सकते हैं। राका हूँ मैं जो मनाली में खुद का खौफ पैदा कर सकता हूँ और उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। कह देना उन्हें कि मेरे मामलों में टांग अड़ाना बिल्कुल बंद कर दें। राका का सबोनेट राका के बारे में सब जानता था, यहाँ तक कि यूँ कहें कि उसे उसके बड़े भाई ने भी उसकी किद्दत नहीं लगाया था, पर उसका काम देख राका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था और राका ने उसे अपना ही असिस्टेंट बना दिया था। राका एक ज़मीन पर रहता था, वो अपने भाई से भी जलता था और उसे बहुत ही ज़्यादा जिद थी जिस पर उसका भाई उससे हमेशा रोका करता था। राका से वो बहुत प्यार भी करता था जिस वजह से उसकी सारी बातें भी मान लेता था, पर उसे माफिया वर्ड ही समझ नहीं पाती थी। उसे बिजनेस करना भी आता था, फिर भी वो अपने भाई पर जान छिड़कता था। राका की बात सुनकर उसका सबोनेट माली बोलता है कि राका बॉस, हमें पता है कि आप बड़े बॉस से ऐसी बात क्यों करते हैं, पर सच कहें तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इसी वजह से वो आज तक आपको बचाते आए हैं। और मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर बार बार उस लड़की के आने से पहले तो आप बड़े बॉस की सारी बातें मान लिया करते थे, तो फिर आप क्यों नहीं। तो लड़की की बात सुनकर राका पलटा और गुस्से से माली को घूर कर देखा और बोलता है कि जवान संभाल के बात करना, जब से मैंने उसे देखा है तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ मेरी है, पर पता नहीं कहाँ और कौन बीच में आ गया है जो मेरी जान को भगा के ले गया है। अगर मुझे मिला ना तो जान से ही मार दूंगा उसे और बताऊंगा कि राका क्या चीज़ है, तब भाई को भी पता चल जाएगा कि कितना लायक हूँ मैं। और राका की बात अभी ख़त्म होती ही कि एक अनजानी में आवाज़ आई जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली थी, जो राका के पीछे से आ रही
थी। ओ, तो तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मुझे मार सके। जैसे ही किसी की ये आवाज़ आई तो राका और माली के कान में गई ना, तो उन्होंने पीछे मुड़कर तुरंत ही देखा तो वहाँ पर कई सारे आदमी खड़े थे जो कि कमांडो की यूनिफॉर्म में थे। सबके हाथ में रिवॉल्वर्स भी थी जो राका की तरफ पॉइंट करके खड़े हुए थे। वहाँ एक चेहरा जिसने अपने एक हाथों में गन को कंधे पर थामे ये सब कुछ कहा था। उसकी आंखें लाल थीं जो जलते अंगारे से भी कम नहीं थी। उसकी नज़रें एकटक उस आदमी पर ही थीं। तभी वो आदमी बोला, अपनी नज़र आसपास भी डालो। राका ने जब उस आदमी की बात सुनी तो आसपास देखा, जहां उसके आदमियों के पीछे एक एक गार्ड्स खड़ा हुआ था और आदमियों के सर पर गन ताने खड़े हुए थे। राका के लिए ये सब बहुत नया था। वो बिल्कुल कच्चा खिलाड़ी नहीं था, पर यह मंजर किसी मौत के मंजर से कम भी नहीं था। उसने सब देखा और सामने खड़े आदमी से कहा कि कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तभी राका के सामने खड़ा आदमी राका के इर्द गिर्द चलकर राका की तरफ तिरछी नजरों से देखकर बोलता है कि वही जिसे तुम अभी मारने वाले थे, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मार दो मुझे। तभी राका को उसकी बातें समझ में नहीं आई और वो गुस्से में उस आदमी से बोला कि देखो, तुम शायद मुझे नहीं जानते हो। राका राका नाम है मेरा, समझे तुम। ये बचकानी हरकतें करना बंद कर दो वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। बट एक सेकेंड, तुम्हें जिंदा छोड़ने वाला ही कौन है। आदमी तो जो राका के इर्द गिर्द फिर रहा था वो हंसकर अपनी गन राका के सीने पर रख देता है और अपने दांत पीस कर बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है मुझे मारने की, और रही बात जान पहचान की तो तुम शायद डेविल आर के नहीं जानते हो। कि राका अपनी आंखें छोटी करके उस आदमी को देख बोला जैसे उसे जानता हो। नहीं हो, क्या बकवास कर रहे हो। डेविल आर कौन है ये। मैं किसी डेविल आर को नहीं जानता हूँ। और डेविल आर जो राका की बात सुन रहा था वो अचानक ही उसने राका के पैर पर गोली चला दी और राका की जोरदार चीख उस शिप पर गूंज उठी। तभी डेविल आर बोलता है कि ये मुझे ना जानने का नतीजा है। राका जो जमीन पर गिरा हुआ था उसकी दर्द से हालत खराब हो गई थी, पर फिर भी वो हंसकर बोला, गलत कर दिया तुमने मुझे गोली मारकर। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा तुम्हें। डेविल आर हंसकर राका से 2 कदम दूर बैठकर बोलता है कि अभी थोड़ी देर पहले तू अपने भाई से नफरत कर रहा था और मुझे मारने की बात भी कर रहा था, लेकिन तू अब बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। मुझे मारने के लिए अपने ही भाई की मदद लेने की बात कर रहा है। कैसा इंसान है तू, एक नंबर का बेशरम। मुझे तो शर्म आ रही है तुझ पर। तुझे खुद ही नहीं पता कि तुझे क्या चाहिए। और ये सब छोड़, तूने तो खुद के साथ भी गद्दारी ही की है। तू कहाँ किसी का सगा होगा। राका दर्द से तड़प कर डेविल आर से बोलता है, क्या चाहते हो तुम। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा बताओ मुझे। अगर तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो तो मुझे बताओ, जितने भी पैसे तुम्हें चाहिए हैं उतने दूंगा। डेविल आर अपनी जगह से उठा और इस कदर इधर उधर गुस्से से घूर कर बोला, मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम्हारी मौत चाहिए और